दीपिका को देखने कुछ लड़के वाले आते हैं और रिश्ता पक्का करके अपनी कार से जाते हैं। अब कुछ ही देर में सपना दीपिका को बुलाती है और दोनों बैठकर बातें करती हैं। अभी तो तेरे घर मेहमान आई थी, वो सब कौन थे? वो लड़की वाली थी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। अच्छा, और वो जो लड़की थी वो तेरी ननंद है? हाँ, और देख मेरी ननंद ने मुझे कंगन भी दिए हैं। हाँ हाँ, अभी तो देगी ही, तूने सुना नहीं है ननंद कैसी होती है? और तेरी ननंद तो दिखने में ही चालाक है, जरा बच के रहना अपनी ननंद से। सपना की बातें सुनकर दीपिका अपने घर चली जाती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। शांति, मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे से घर में कर दूं। हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा। इससे पहले लोगों को हमारी हालत का पता चले, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का घर बस जाए। क्योंकि अशोक का बिजनेस डूबता जा रहा था, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करवा देता है। बहुत जल्द दोनों दोस्त की शादी हो जाती है और शादी के बाद भाभी, आप अपने मायके जा रही हैं पगफेरे की रस्म के लिए? हाँ अच्छी बात है। वैसे आपने जो गले में लॉकेट डाला है अच्छा लग रहा है, क्या आप ये मुझे दे दोगे? पर ये मेरी माँ ने मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर दिया था। तो क्या हो गया सपना, दे दो ना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही एक और बनवा दूंगा, ठीक है? अपने पति और अपनी नंद के कहने पर सपना अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट अपनी नंद को दे देती है। तो वहीं जब दीपिका अपने मायके जाने के लिए तैयार होती है तो शीतल अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, आप अपने मायके जा रही हैं फेरे की रस्म के लिए और ऐसे जाओगे? आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ससुराल वाले कितने कंजूस हैं, बेचारी बहू को कुछ दिया ही नहीं है। ये लीजिए, सोने की इयररिंग पहन लीजिए। पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ, ये तो तुम्हारी है। बहू, कान के बूंदे अगर तेरी ननंद के हैं तो क्या तेरी ननंद तेरी नहीं है? बेचारी मेरी बेटी इतने प्यार से दे रही है, ले ले। अपनी सास के कहने पर दीपिका अपनी नंद के कान के ले लेती है। कुछ ही देर में दोनों ही अमीर गरीब बेटियां पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाती हैं। आ गई मेरी बेटी। पर ये क्या, तेरा गला खाली क्यों है? मैंने तुझे जो लॉकेट दिया था वो कहाँ गया? वो माँ, आने के लिए लेट हो रहा था तो जल्दीबाजी में पहनना भूल गई। और गला खाली थोड़ी ना है, मंगलसूत्र तो पहना है। कुछ ही देर में रवि बाहर से सामान लेकर आता है और शांति अपनी बेटी की बातों से समझ जाती है कि उसका लॉकेट उसकी नंद ने ले लिया है। पर वो कुछ नहीं बोलती और अपनी बेटी दामाद का स्वागत करती है। तो वहीं कुछ ही देर में दीपिका भी अपने पति के साथ अपने मायके आई है। देखिए जी, हमारी बेटी दामाद जी साथ में आ गए हैं। दामाद जी, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और दीपिका, तूने ये किसके कान के बूंदे डाले हैं? मैंने तो तुझे नहीं दिए थे। अब आपकी बेटी शादीशुदा है, जरूर थोड़े ना जो आप दो वही आपकी बेटी पहने। माँ, ये मेरी ननद ने दिए हैं। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इतना बोल शोभा अपनी बेटी दामाद का स्वागत करती है। तो वहीं शांति भी अपनी बेटी दामाद का स्वागत करती है। कुछ देर में सपना दीपिका से मिलने उसके घर आती है। हम दोनों की शादी कितनी दूर हो गई है, पता नहीं मिलना हो पाएगा या नहीं, इसलिए तू जब भी आना तो मुझसे मिलकर ही जाना। हाँ बिल्कुल, पर तू ऐसी क्यों बनकर आई है? नई नई शादी हुई है, अच्छे से तैयार होती। नहीं यार, मैं तो सिंपल ही ठीक हूँ। वैसे आंटी की पसंद अच्छी है, अच्छे लग रहे हैं तेरे कान के बूंदे। ये मेरी माँ की पसंद के नहीं बल्कि मेरी ननद ने दिए हैं। तुझे क्या बताऊँ, मेरी ननद बहुत अच्छी है। दीपिका के मुंह से अपनी नंद की तारीफ सुन सपना को काफी बुरा लगता है। कुछ ही देर में दोनों दोस्त एक बार फिर अपने ससुराल जाती हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, बहू, कल हमें एक छोटी सी पार्टी के लिए जाना है, तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना। अगर कुछ लेना हो तो रवि के साथ रात को मार्केट चली जाना। अभी अगर आप शाम को मार्केट जाओगी तो मैं भी चलूंगी। माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। इतना बोल सपना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सब पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी काजल अपनी माँ के साथ सपना के कमरे में आती है। माँ देखो, भाभी तो तैयार भी हो गई। कितना अच्छा मेकअप किया है भाभी ने। अच्छा भाभी, आपके प्रोडक्ट वाटरप्रूफ है? हाँ, सब वाटरप्रूफ है। भाभी, मुझे तो मेकअप की इतनी नॉलेज नहीं है, आप अपने लिए दूसरा मेकअप किट ले आना। आपका ये मेकअप किट मैं ले रही हूँ। पर अगर मैं अपना मेकअप किट तुम्हें ही दे दूंगी तो फिर? बहू, तेरा मुंह तो ऐसे बन गया जैसे मेरी बेटी ने तुझसे जान मांगी हो। मेकअप किट ही तो है, तू फिर से ले लेना। सुमित्रा की ऐसी बातें सुनकर सपना अपना मेकअप किट भी अपनी नंद को दे देती है। तो वहीं अब दीपिका तैयार होकर अपने परिवार के साथ बाहर जाने लगती है। तो शीतल और आशा दीपिका से कहती हैं,
बहू, तेरी नई नई शादी हुई है, इतनी सिंपल बनकर जाएगी पार्टी में। पर माँ जी, मुझे ज्यादा मेकअप पसंद नहीं। भाभी, जब मैं आपका मेकअप करूंगी तब आपको भी मेकअप पसंद आएगा। इतना बोल शीतल अपनी भाभी को अच्छे से तैयार करती है और अपना मेकअप किट भी अपनी भाभी को दे देती है। आपके पास एक भी प्रोडक्ट ढंग का नहीं है, आप मेरा मेकअप किट रख लो, मैं अपने लिए दूसरा ले लूंगी। एक बार फिर शीतल का प्यार देखकर दीपिका को काफी अच्छा लगता है। जहां दीपिका अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही थी, तो वहीं सपना की नंद काजल एक एक करके उससे उसकी सारी चीजें छीन रही थी। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और सपना अपनी 6 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है। माँ, पापा, आप लोग आ गए? आप लोग बैठिए ना, हम बस केक ही काटने वाले हैं। नमस्ते माँ, पापा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं दामाद जी, हमें क्या तकलीफ होगी। कुछ ही देर में रवि और सपना तैयार होकर आते हैं और पूरे परिवार के साथ केक कट करते हैं। इसके बाद बारी आती है गिफ्ट्स की। तो जहां काजल अपनी भाभी को अपना पुराना सूट और सुमित्रा अपनी बहू को आर्टिफिशियल हार गिफ्ट करती है, साथ ही उसके माँ बाप को ताने देती है। बहन, आप लोग इतने गरीब तो नहीं है कि अपनी बेटी को चांदी की अंगूठी दे रहे हैं। देना ही था तो डायमंड का दे देती। पर माँ जी, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने पहले ही मुझे बहुत कुछ दे रखा है। सपना, ऐसे नहीं बोलते। बहन, हम अपनी बेटी के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आ रहे थे, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं ला सके। पर हमने सोच लिया है, जब हमारी बेटी की शादी की सालगिरह होगी तो हम उसे बहुत प्यारा गिफ्ट देंगे। शांति और अशोक अपनी बेटी के ससुराल जाकर शर्मिंदा होकर वहां से आते हैं। पर जब शोभा अपने पति के साथ अपनी बेटी के घर पहुंचती है, तो वहां उसका मान सम्मान किया जाता है। दीपिका केक काट के सबसे पहले अपने माता पिता को केक खिलाती है। कुछ देर में पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठता है और जब शोभा अपने पति के साथ अपनी बेटी को चांदी की पायल गिफ्ट करती है। बेटा, तेरे गरीब माँ बाप तेरी 6 मंथ एनिवर्सरी पर तेरे लिए बस यही ला सके। तो क्या हो गया अंकल, आपको तो ये देने की जरूरत भी नहीं थी। ऐसे ही आपने शादी में इतना सारा पैसा खर्च किया और मुझे इतनी अच्छी भाभी दी। भाभी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए खुद ही एक प्यार सी ड्रेस बनाया है। बहन, आपकी बेटी बहुत समझदार है, जहाँ भी जाएगी घर को खुशियों से भर देगी। अपनी बेटी के ससुराल वालों का इतना अच्छा व्यवहार देखकर शोभा और विनोद हंसी खुशी घर आते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द सपना और दीपिका प्रेग्नेंट हो जाती हैं और दोनों दोस्त अपने अपने मायके में घर के बाहर एक साथ अपनी गोद भराई रखती हैं। बहन, किस बात की तुम अमीर हो? मेरी बहू की गोद भराई है, पहला बच्चा मायके में होता है और तुमने ऐसी गोद भराई के अरेंजमेंट करे हैं, एकदम 3rd क्लास सजावट, और मेरी बहू को गहने भी नहीं दिए। बस बहुत हो गया माँ जी, मेरी माँ ने भले ही हल्का और 3rd क्लास अरेंजमेंट किया हो, पर आप लोगों की तरह अपनी बहू को नकली हार तो नहीं दिया और ना ही अपनी बहू से सामान लेकर अपनी बेटी की झोली भरी है। आज मेरी और मेरी दोस्त की गोद भराई थी। मैंने सोचा पहले मैं अपनी दोस्त की गोद भराई करूंगी, फिर अपनी, पर अब लगता है मैंने अपनी गोद भराई रखवा कर ही गलती कर दी। आप भी तो अमीर हैं, आपने क्या दिया आज तक मुझे? सपना, मेहमान आने वाले हैं, शांत हो जाओ। इतने दिनों से तो शांति ही थी, अगर मेहमानों को भी पता चलता है तो आज सच पता चल ही जाए। बेटा, मेरे लिए शांत हो जा। अब हमारे हालात ऐसे नहीं रहे बहन जी कि हम ज्यादा खर्च कर सके। अगर हमारे हालात अच्छे होते तो बहुत अच्छी गोद भराई करते अपने बेटे की। सपना अपने घर वालों को सुनाई रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने हो रही दीपिका की गोद भराई पर जाती है, जहां दीपिका के ससुराल वाले अपनी बहू के लिए खाना, कपड़े, श्रृंगार का सामान लेकर आते हैं और गोद भराई का सारा खर्चा भी उठाते हैं। वहीं शीतल अपनी भाभी को एक बहुत ही प्यारा नेकलेस गिफ्ट करती है। सभी मेहमान दीपिका की गोद भराई करके बातें करते हुए सपना की गोद भराई में आते हैं। शोभा बहन कितनी गरीब है, कितनी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी कर पाई थी, पर देखो ससुराल वाले भले ही मिडिल क्लास हैं, पर बहू से कितना प्यार करते हैं। मेहमानों की ऐसी बातें सुनकर काजल और सुमित्रा की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और कुछ ही देर में सपना की गोद भराई शुरू होती है, जिसमें सुमित्रा अपना हार निकाल कर अपनी बहू को दे देती है। इस इतने सबको तू ये बोल रही थी कि तेरे पास कपड़े नहीं है? जरा तो शर्म कर ले लक्ष्मी, तू कहीं की राजकुमारी या महारानी नहीं है। अपने पाँव को जमीन पर ले आ। एक तो वैसे ही मुझे गायत्री के घर जाने की चिंता हो रखी है और तू बेवजह की टेंशन दे रही है। ये कपड़े नहीं है तो और क्या है? वैसे तुमसे हद हो गई लक्ष्मी, अगर तुम इसको ये बोलोगी कि तुम पर कपड़े नहीं हैं तो हम जैसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब ही मरना चाहिए। वैसे मुझे विक्रांत जी भी बताते हैं कि कैसे मानविक जी के अकाउंट से तुम लाखों रुपए मिनटों में छूमंतर कर देती हो। इसी सब में जाता है ना तुम्हारा पैसा। चुपचाप अब मेरे साथ चलना, जो भी ड्रेस मैं ले लूं उसे पहनकर।
उर्मिला और यामिनी ऐसे ही लक्ष्मी को डांट रही थी, लेकिन देखने वाली बात तो ये थी कि वो उसको उस तरह से डांट क्यों रही थी। कपड़े ज्यादा होने में तो कोई बुराई नहीं है, क्या इसके पीछे कोई वजह थी? जानने के लिए कहानी में जरा पीछे चलते हैं। ये रही मेरी साड़ी। आज तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस साड़ी के साथ अपने सर में गजरा लगाऊं, जैसे मैंने अपनी पहली रसोई में लगाया था। सच में वो गजरा मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। यामिनी ने ऐसे बोलकर अपनी अलमारी से गजरा निकाल लिया, जिसे उसने बालों में लगाया। उसके बाद उसने अपनी साड़ी पहनी और सुंदर सुशील नारी बनकर वो नीचे आ गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बहू, तेरी देवरानी कहाँ है? माँ जी वो आई नहीं है अभी तक नीचे। अगर नहीं आई है तो बस तैयार ही हो रही होगी। ये नहीं, ये वाला भी नहीं। अरे नहीं, मेरी अलमारी में तो कपड़े ही नहीं है। सारे कपड़ों को मैं एक एक बार पहन चुकी हूँ, अब मुझे नए कपड़े चाहिए। मेरा आज वेस्टर्न पहनने का मन तो नहीं है, लेकिन नहीं, जब मेरा मन नहीं है तो मैं ये वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनूंगी। अब तो मुझे यही पुरानी साड़ी पहनकर ही तैयार होना पड़ेगा। आज मेरी शादी को पूरे 2 हफ्ते हो गए और अंदर बाहर से मिले हुए सारे ही कपड़े मेरे काम आ चुके हैं। अब यही पहली रसोई पर पहनी हुई साड़ी पहन लेती हूँ। लक्ष्मी की अलमारी में कपड़े भरे पड़े थे। अलमारी के बाहर भी स्टैंड्स पर उसके कपड़ों के हैंगर्स वगैरह थे, लेकिन उसे उन कपड़ों से सेटिस्फैक्शन नहीं था। उसने मुंह बनाकर ही एक साड़ी निकाली और उसे बांधकर वो नीचे आ गई। लक्ष्मी और यामिनी दोनों उर्मिला की बहुएं थी, जिनकी अभी 2 हफ्ते पहले ही शादी हुई थी। यामिनी बड़ी बहू थी और लक्ष्मी छोटी। नीचे जाने के बाद लक्ष्मी, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। क्या बात है लक्ष्मी बेटा, क्या हुआ? माँ जी मेरी अलमारी में तो पहनने को कपड़े ही नहीं है। आज भी इतना वक्त लग गया मुझे कपड़े ही निकालने में। कपड़े नहीं है? लेकिन बेटा अभी तो तेरी शादी ही हुई है, कपड़े कैसे नहीं है? कितने सूट तो तुझे ससुराल की तरफ से मिले, कितने सारे तेरे मायके से आए हैं और कितने ही रिश्तेदार दे गए, फिर भी? माँ जी बोला ना, नहीं है तो बस नहीं है, आपको यकीन क्यों नहीं आता है? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अगर कपड़ों की कमी हो रही है तो तू आज ही अपनी जेठानी के साथ बाजार चली जाना और वहां से कपड़े ले आना। लक्ष्मी को जो चाहिए था मिल गया। अपनी सास से इजाजत लेकर लक्ष्मी अपनी जेठानी के साथ मॉल चली गई, जहां एक बड़े शोरूम से उसने कपड़े खरीदने शुरू किए। अरे लक्ष्मी, तुम इतने महंगे कपड़े डेली के लिए क्यों ले रही हो? मेरी भी तो शादी अभी तुम्हारे साथ ही हुई है। मेरी अलमारी में तो अभी भी कोरे सूट रखे हुए हैं, तो तुम्हारे कैसे खत्म हो गए? पता नहीं। अच्छा सुनिए, मुझे ये और ये वाली साड़ी चाहिए। लक्ष्मी को जो भी डिजाइनर साड़ी पसंद आई उसने सारी की सारी खरीद ली। कुछ देर के बाद दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग करके लौट आई। ऐसे ही अगले दिन यामिनी तो सवेरे से ही तैयार होकर नीचे आ गई, लेकिन लक्ष्मी अभी भी अपने कमरे में झुंझला रही थी। ये क्या बात हुई, मेरे पास अब 1-2 दिन पहनने को कपड़े का जुगाड़ हो गया तो मेरे पास फुटवेयर नहीं है। 1, 2, 5, 7, 10, 12, ये क्या बस 25 जोड़ी जूते चप्पल है मेरे पास, और इनमें से कोई भी मेरी नई साड़ी से मैच नहीं कर रहे। अब क्या करूं? बस बहुत हुआ, अब मैं फुटवेयर भी लाऊंगी। लक्ष्मी आज भी मुंह बनाकर ही नीचे उतरी। नीचे अपने अपने पतियों को काम पर भेजकर उर्मिला और यामिनी आराम से नाश्ता कर रही थी। अरे लक्ष्मी बेटा, तू आजा नाश्ता कर ले। मुझे नहीं करना है नाश्ता वाश्ता। क्या हुआ, क्या बात है? तुम्हारा मुंह क्यों कचौरी की तरह फूला हुआ है? अरे बता ना, तभी तो हमें पता चलेगा। माँ जी मेरे पास पहनने को एक भी जोड़ी अच्छी चप्पल नहीं है, मुझे भी चप्पल खरीदनी है। देखो तो जरा मेरी कितनी डिजाइनर साड़ी है और इस पर मुझे पुरानी चप्पल पहननी पड़ी है। तूने ये क्यों पहनी? तेरी शादी में मिली हुई चप्पल कहाँ गई सारी की सारी? माँ जी वो सारी ब्राइडल हैवी चप्पल है, मुझे डेली के लिए स्लीपर्स चाहिए। अच्छा अच्छा सही है, मैं नाश्ता कर लूं तब तुझे दिलवाने चलूंगी। अब तू ज्यादा गुब्बारे की तरह मत फूल। उर्मिला की बात को सुनकर लक्ष्मी खुश हो गई। फिर क्या था, उर्मिला के नाश्ता करते ही लक्ष्मी ने जिद पकड़ ली और वो उर्मिला को बाजार ले जाकर ही मानी और महंगी दुकान से 3-4 जोड़ी महंगे महंगे जूते चप्पल लेकर आई। ऐसे ही रात को जब उसका पति आया, लक्ष्मी ये सब क्या है? मेरे अकाउंट से कल 1 लाख रुपया निकला था और आज 50,000। तुम रोजाना इतनी सारी शॉपिंग क्यों करती हो? डांटते क्यों हो मानविक? मेरे पास कपड़ों की कमी हो रही है। कपड़े नहीं थे, जूते चप्पल नहीं थे, तो मैंने उनकी शॉपिंग की। अब क्या मैं जरूरत की चीज भी ना खरीदूं? तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो फिर ये पूरे किसके कपड़ों से भरी हुई है? ये कबोर्ड, ये 2 स्टैंड, इन पर किसका कपड़ा है? ये बेड किसके डिजाइनर कपड़ों से भरा हुआ है? और ये जूते चप्पल, ये 2 रैक में तुम्हारे जूते चप्पल ही लगे हुए हैं। सारे कमरे को तो तुमने शोरूम बनाया हुआ है और कहती हो कि कपड़े नहीं है। अरे भाभी को देखो लक्ष्मी, जब से शादी हुई है भाई का 1 रुपया बेकार की चीजों में खर्च नहीं किया उन्होंने। और एक तुम हो भाई, जब भी मेरा बैंक बैलेंस देखती हो तो वो मुझसे पूछते हैं कि तेरी बीवी कैसे पैसे उड़ाती है, कहाँ उड़ाती है। अरे समझ जाओ, अगर माँ या भाभी को तुम्हारा कमरा शोरूम जैसा दिख गया ना तो तुम जानती नहीं हो क्या होगा। देखो मानविक, मुझे ना किसी का डर नहीं पड़ा हुआ है, समझ आया? जो मैं इस तरह से डरूं।
और भाभी वो तो पता नहीं कौन से जमाने की औरत हैं, तो उनसे मेरी तुलना तो बिल्कुल ना करना। मैं ऐसे ही सामान लाऊंगी, पहनूंगी और इस सब में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मानविक के समझाने पर भी लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आया। वो हर रोज नया कपड़ा पहनती और एक दिन उसे पहनकर वो दोबारा उसे नहीं देखती थी। लक्ष्मी का कमरा ऐसे शोरूम बना पड़ा था। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि आज के दिन सुबह सुबह अचानक उर्मिला के पास अपनी छोटी बहन गायत्री का फोन आया। यामिनी बेटा, जाकर लक्ष्मी को भी जगा दे, अभी अभी खबर आई है, मेरी बहन गायत्री है ना, उसकी बेटी की आज सगाई है, तो हमें वक्त से वहां पहुंचना है। उर्मिला के बोलने पर यामिनी ने लक्ष्मी को जगाया और सगाई के बारे में सुनते ही लक्ष्मी ने एक बतंगड़ खड़ा कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी माँ, मेरे पास कपड़े नहीं है, ऐसे टाइम पर ही कौन खबर देता है, मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ गए तेरे कपड़े बेटा? जरूरी नहीं है कि तू बिल्कुल ब्रांड न्यू ही कपड़े पहने, वो छोटा सा फंक्शन होगा और सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि किसने क्या ही तैयारी करी होगी। उर्मिला ने लक्ष्मी को काफी समझाया, लेकिन लक्ष्मी थी कि वो बात समझने को तैयार ही नहीं थी कि अंत में बस अब बहुत हुआ। देख लक्ष्मी, इस वक्त कोई दुकान तो खुली हुई होगी नहीं, चल मैं तेरे कपड़े चेक करती हूँ। सही कहा माँ जी ने, एक नजर हम देख लेते, आखिर तुम इतनी शॉपिंग करती हो तो कोई कपड़ा कैसे नहीं होगा। सही कहा, मुझे वहां भी जल्दी पहुंचना है, गायत्री का फोन आए जा रहा है। उर्मिला और यामिनी ऐसे बोलते हुए लक्ष्मी के कमरे में पहुंची और कमरे में जाते ही उन दोनों की आंखें फट गईं। लक्ष्मी का कमरा बिल्कुल किसी शोरूम की तरह लग रहा था। उसमें सभी तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर कपड़े थे, सैंडल्स थी और ज्वेलरी भी थी। ये सब देखकर उर्मिला को गुस्सा आ गया। इस इतने सबको तू ये बोल रही थी कि तेरे पास कपड़े नहीं है? जरा तो शर्म कर ले लक्ष्मी, तू कहीं की राजकुमारी या महारानी नहीं है, अपने पाँव को जमीन पर ले आ। एक तो वैसे ही मुझे गायत्री के घर जाने की चिंता हो रखी है और तू बेवजह की टेंशन दे रही है। ये कपड़े नहीं है तो और क्या है? वैसे तुमसे हद हो गई लक्ष्मी, अगर तुम इसको ये बोलोगे कि तुम पर कपड़े नहीं है तो हम जैसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब ही मरना चाहिए। वैसे मुझे विक्रांत जी भी बताते हैं कि कैसे मानविक जी के अकाउंट से तुम लाखों रुपए मिनटों में छू मंतर कर देती हो। इसी सब में जाता है ना तुम्हारा पैसा। चुपचाप अब मेरे साथ चलना, जो भी ड्रेस मैं ले लूं उसे पहनकर। उर्मिला ने ऐसे बोलकर लक्ष्मी के हैंगर से एक बहुत ही सुंदर साड़ी निकाल ली और साथ ही उसकी मैचिंग सैंडल्स और एक्सेसरीज लेकर उर्मिला, यामिनी और लक्ष्मी के साथ पार्टी में आ गई। उर्मिला की बहन, जिसकी बेटी की सगाई थी, एक गरीब औरत थी। उर्मिला ने जाते ही उसके काम में हाथ बटाया और फिर गायत्री की बेटी की सगाई हुई। ये लोग कितने सिंपल हैं, जिस लड़की की सगाई है उस तक का जोड़ा पुराना है और एक मैं हूँ जो एक बार बस घर में पहने हुए कपड़ों को रिटायर कर देती हूँ। आज तो मेरी आंखें खुल गई इन गरीब लोगों को देखकर। अब आज के बाद मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगी। लक्ष्मी अब समझ गई थी। अब जो कपड़े वो पहन कर आई थी वो उन्हीं से खुश हो गई और उसने खुशी खुशी फंक्शन को अटेंड किया। ये फंक्शन लक्ष्मी के लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। आज के बाद फिर कभी उसने ज्यादती नहीं की। अब जब उसे जरूरी होता तभी वो कोई चीज खरीदती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।